ओके, सो आई एम बैक। मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ करके गए तो उन्होंने कंट्री को हवाले कर दिया कांग्रेस के। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि अब कंट्री चलेगी कैसे। तो कंट्री को चलाने के जो रूल्स वगैरह है वो सब तो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, हमारे पास तो कोई रूल्स अभी है नहीं। तो ब्रिटिशर्स के ही सिखाए हुए रूल ब्रिटिशर्स हम, के ही सिखाए हुए रूल। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करें, कंट्री को कैसे चलाएं। उस केस में हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम कुछ रूल्स बनाएं, क्योंकि न्यू बॉर्न कंट्री है इंडिया। इसके पहले इंडिपेंडेंट इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, नई नई कंट्री बनी है। कंट्री को चलाने के लिए रूल्स चाहिए, वरना लोग अपने मनमानी करने लगेंगे, मर्जी की करेंगे। वो एक रूल हमने जो बनाया, और वो रूल जहां पे हमने लिखे उनको ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द रूल बुक ऑफ अवर कंट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल मतलब बेसिक, लॉ मतलब कानून, और लैंड मतलब जिस जमीन पर आप रहते हो उसको हम लैंड का बोलते हैं, हमारी मदर लैंड। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ अवर मदर लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ऑब्वियसली आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके पहले किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कंट्री कैसे चलेगी। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने घंटों बैठ करके 24/7 डिस्कशन करके आपस में कि हमें कौन कौन से रिलीजन के लोगों को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, क्या हमको सबको इक्वालिटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सबको लिबर्टी देंगे तो क्या फायदा होगा, और सबको लिबर्टी देने में क्या नुकसान है। कुछ लोगों ने बोला कि अगर आप सबको राइट टू वोट दे देंगे तो इंडिया में लोगों को बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, अभी राइट टू वोट उनको पता नहीं है, तो वो लोग गलत लोगों को ना इलेक्ट कर ले। बहुत तरह के डिस्कशन हुए कि क्या राइट टू वोट सबको देना चाहिए, क्या लिबर्टी की कोई लिमिट होनी चाहिए, लिबर्टी क्या सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, पैसा कैसे कंट्रोल होगा। सारी बातें वो लोग डिस्कशन दिन रात कर रहे थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में सालों लग गए। ठीक है, 1.5 साल में तो ड्राफ्ट रेडी हुआ, और उस पूरे ड्राफ्ट को रेडी, ड्राफ्ट मतलब एक रफ रफ कॉपी तैयार हुई कि ये लॉ बनेंगे, ये राइट्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर उस पे भी डिस्कशन चला अगले 1.5 साल। तो कुल मिलाकर के 7-8 हजार अमेंडमेंट, मतलब चेंज, 7-8 हजार चेंज लोगों ने बोले। किसी ने कोई बोला कि नहीं इसको चेंज करो, किसी ने बोला किसी और चीज को चेंज करो। तो बहुत तरह के डिस्कशन, बहुत तरह की डिबेट्स, हर एक छोटी बात पे डिबेट की गई कि स्टेट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, सबसे ज्यादा पावर किसके पास होनी चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। आज के टाइम पे हमको सब कुछ पता है, इसीलिए हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है जितनी मोदी के पास में है। लेकिन उस वक्त वो भी बहुत बड़ा डिबेट था कि क्या प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दी जाए कि प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दी जाए। और इन सब डिबेट के बीच में बहुत सारी चीजें 10 बार कम से कम चेंज किए गए, और फाइनल एक ड्राफ्ट बनाया गया, और उस ड्राफ्ट पर डिस्कशन चला 1 साल। उसके बाद फिर फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कमेंस हुआ, यानी एक्सेप्ट किया गया। तो 26 नवंबर 1949, और कब से बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, 1946 से। तो 1946 से ही इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था, आजादी के थोड़ा पहले ही जब अनाउंस हुई है, क्योंकि पता तो था ही कि आजादी मिलने वाली है। तो 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, क्योंकि 46 में ही ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को हैंड ओवर कर दी थी सरकार। उन्होंने ऑन पेपर इंडिपेंडेंस हमको भले ही ना दी हो, ऑन पेपर इंडिपेंडेंस हमको 15 अगस्त 1947 को मिली है, लेकिन 1 साल पहले ही सबको पता था कि हमको मिलने वाली है आजादी। और 1 साल पहले ही ब्रिटिशर्स ने एंटरिम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब जैसे आज मोदी की गवर्नमेंट है, वैसे ही उस वक्त एंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, और अब जो पावर है वो हैंड ओवर कर दी थी। कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज बची थी जो 47 में पूरी हुई, और फिर फाइनली हमने 15 अगस्त को ये डे डिक्लेयर करा कि हम आजादी उसी दिन लेंगे। ठीक है, लेकिन 46 से हमने असेंबली बना ली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो लोगों का ग्रुप है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो वो 46 में ही बन गई थी, और तब से देखो वो डिस्कशन करते, डिबेट करते, ड्राफ्ट रेडी करते करते कितना हो गया, 49 हो गया। यानी 2.5-3 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। मैंने, और वो रफली वही फिगर है, मैंने क्या बोला, 1.5 साल में ड्राफ्ट रेडी हुआ, और 1.5 साल उस पर डिस्कशन चला, तो हो गए 3 साल। तो इतना लंबा टाइम लिया गया है केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जो जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड में रेडी हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। बहुत सारे लोगों ने उस प्रेम्बल पर साइन किया, और साइन करके एक्सेप्ट किया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हम लोगों ने बनाया, हाँ,
वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम लोगों ने है, भले ही उनको उन 400 या 500 लोगों ने मिलके बनाया हो, बट वो 400 और 500 लोग हम लोगों ने ही चुन करके वहां बैठाए थे, वो अपने मन से वहां नहीं गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट करके लोगों ने बैठाया था, हम लोगों ने इलेक्शन करके उनको बैठाया था कि आप हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। इसीलिए फिर प्रियम्बल हमने ये डिसाइड करा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को दिया है, यानी पीपल ऑफ इंडिया के लोग ही वहां बैठे थे, हमारे चुने हुए लोग, जैसे मोदी और योगी आज हमारे चुने हुए लोग हैं, उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी उस ग्रुप में हमारे चुने हुए लोग गए थे और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, क्योंकि हमने ही उन लोगों से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया है उनको चुन करके। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम इंडिया के लोगों ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे के प्रोविजन इंडिया में लागू नहीं किए गए, उसके लिए एक डेट डिसाइड की गई। वो डेट इसलिए डिसाइड की गई क्योंकि आजादी, जब हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो 26 जनवरी 1930 को एक सेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का लाहौर में, और उसमें फिर उस सेशन में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि जिस दिन भी हमें आजादी मिलेगी उस डेट को, मतलब उस रिपब्लिक को हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये जो डेट थी ये 1930 में ही डिसाइड हो गई थी कि जिस दिन भी हमारे इंडिया को आजादी मिलेगी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो नारा था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में बना है, बट हमने कभी तो सोचा होगा ना कि हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और हमें उनसे पूरी तरह आजादी चाहिए। तो ये हमने 26 जनवरी 1930 को सोचा था। तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने ये डिसाइड करा था कि अब इंडिया अंग्रेजों की हुकूमत में नहीं रहेगी और अब हमें पूर्ण आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और वो बात हमने 26 जनवरी 1930 यानी 1930 को तय कर दी थी। इसीलिए हमने उस डेट को याद करने के लिए फिर से 26 जनवरी 1950 को हमने कांग्रेस यानी कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह एक्सेप्ट किया, या फिर हम उसे फोर्स में लेके आए, हमने उसको इंडिया के पार्ट्स में लगाया कि इस डेट से वो एप्लीकेबल होगा। तो वो डेट हमने चूज करी थी जानबूझ करके, क्योंकि पहली बार वो डेट हमने बहुत पहले, 20 साल पहले 1930 में ही एक दिन था जिस दिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम फाइनली जो है वो पूरी तरह आजादी हमको चाहिए। और इसीलिए नेहरू जी ने डेट डिसाइड करी कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था। वो चाहते तो उसी दिन लगा सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोगों ने 2 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया 26 जनवरी तक, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लगाया, और उस डे को हम आज तक रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मानते हैं। रिपब्लिक का मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ पे लोग लीडर को सिलेक्ट करते हैं, उसे रिपब्लिक कहते हैं। और उसका ऑपोजिट होता है मोनार्की, जहाँ पे किंग होता है, क्योंकि किंग को किसी को इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किंग तो हेरिडिटरी होता है, बाय बर्थ होता है, किंग का बेटा किंग बनता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। तो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि हम एक रिपब्लिक है, हमारे यहाँ कोई किंग नहीं है, हम लोग इलेक्ट करके पीएम या प्रेसिडेंट को बैठाते हैं, इसलिए हम रिपब्लिक है। तो उस दिन हमने अपने आप को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया और अपने आप को एक रिपब्लिक डे दिया और ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। किसको ये बात समझ में आई? हम समझ में आ गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी हिस्ट्री तुम लोगों को पता चल गई है। साइड बाय साइड पढ़ते हैं कि, और मैंने फिर और क्या बताया था उसके बारे में, मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट है। एक पार्ट है प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब पहला पेज, जिसमें ये लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात कर रहा है, क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमने देखा कि उस प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, यानी इंडिया में सबको लिबर्टी मिलेगी, फ्रेटर्निटी यानी हम भाईचारे से रहेंगे, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, और इक्वालिटी यानी सारे लोगों को हम इक्वल ट्रीट करेंगे, ये हमने प्रियम्बल में लिखा है। और फिर हमने ये भी देखा कि प्रियम्बल में डेट भी लिखी हुई है कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को किस दिन दिया है, तो वो डेट लिखी हुई है 26 नवंबर 1949, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन रेडी हो गया था। वो तो हम जानबूझ के 2 महीने तक वेट कर रहे थे ताकि हमें 26 जनवरी की डेट मिल जाए, क्योंकि वो डेट हमारे को बहुत पहले हम डिसाइड कर चुके थे जब हम झगड़ा कर रहे थे ब्रिटिशर्स से कि जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हम उसे सेलिब्रेट 26 जनवरी को ही करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किन किन लोगों ने, अभी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट हुआ, बता दिया है मैंने। 19 जनवरी को ये 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आया, ये भी मैंने बताया। इफेक्ट में आने का मतलब लागू करना, ठीक है, और इनेक्ट करने का मतलब जिस दिन वो कंप्लीट हुआ था। ठीक है,
कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प करी है, उनके नाम सबको पता ही होंगे, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। एक है B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, और सरोजिनी नायडू का नाम सबने सुना है, वल्लभ भाई पटेल हमारे लॉ मिनिस्टर थे, सबको पता है। और उसके अलावा जो हमारे सॉरी, वल्लभ भाई पटेल हमारे लॉ मिनिस्टर नहीं थे, लॉ मिनिस्टर तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, वल्लभ भाई पटेल हमारे सिक्योरिटी प्रोविंशियल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। लेकिन अब आप लोग उतना डिटेल नहीं जानना है, सबको ये नाम पता है कि नहीं पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सब लोगों ने मिलकर के ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये बात ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें जानना है। बेटा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारी जितना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, सबसे ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल के अंदर कुछ चीजें, एक लॉ लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3। सबको पता है आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल का मतलब अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, वही आर्टिकल है। तो आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखी है। और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 6-7 आर्टिकल हुए, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जब हमने लिखा था। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था और 22 पार्ट में बटा हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन, 22 पार्ट्स। ठीक है, बहुत बड़ी मोटी बुक थी, 22 पार्ट्स में थी। 22 वॉल्यूम नहीं थे, 22 बुक नहीं थी, एक बुक के 22 पार्ट थे। यानी पार्ट 1 में किसी और चीज के बारे में बात की गई है, पार्ट 2 में किसी और चीज के बारे में बात की गई है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात की गई है, पार्ट 5 में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स बनाए थे हमने। तो 22 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत बल्कि था। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रियम्बल, प्रियम्बल मैंने बताया है, इसके प्रियम्बल में के हिसाब से जो इंडिया है वो एक सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मैंने प्रियम्बल उस दिन आप लोगों को पूरा पढ़ाया था। उस प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है कि वी आर अ सॉवरेन, सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या कंजम्पशन है, यानी कंट्री में जितने रिसोर्सेज है उस पर पूरी कंट्री का अधिकार है, ये है यहाँ सोशलिस्ट का मतलब। वो कुछ रिच लोगों का अधिकार नहीं है। तो यानी खेती पर, जमीन पर, कंट्री पे जितने भी रिसोर्सेज है उसको सब लोग उसके भागीदार है, सब लोग उसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हम सोशलिस्ट कंट्री है, मिल बांट कर खाने में बिलीव करते हैं। सो वी आर सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मतलब ऐसा ऐसा कंट्री जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उगाने के और डिस्ट्रीब्यूशन इज इन दी हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि लोगों को जो है वो अच्छे से सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये नहीं कि अंबानी और अडानी ने सारा पैसा अपने पास रख लिया और बाकी लोग भूखे मर रहे हैं। तो सोशलिस्ट का केवल ये मतलब है कि हम लोग मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है, हिंदी में इतना समझ लेते हैं। तो हम एक सॉवरेन, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर, सेक्युलर मतलब किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारी हिंदी की बुक में लिखा होगा कहीं ना कहीं, मेरे को बचपन में पढ़ाया था। मतलब हमारे सारे रिलीजन को हम इक्वल सम्मान देंगे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। इसको बोलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना फेवर किया जाए, सारे रिलीजन को बराबर सम्मान दिया जाए। तो इस तरह ये बात हमारी प्रियम्बल में लिखी हुई है और ये सही बात है, प्रियम्बल में लिखी हुई है। प्रियम्बल में पहली वो लाइन ही यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग अवरसेल्व्स दिस sovereign socialist republic constitution to this day। पढ़ा है सबने प्रियम्बल? नहीं पढ़ा, एक बार फिर पढ़ना और देख करके पता चल जाएगा। प्रियम्बल में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to give India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic।
ये वर्ड है फर्स्ट पेज के, मैंने पहले ही क्लास में आपको ये बताया था। तो अब हमें सॉवरेन का मतलब पता चल गया, हम एकदम इंडिपेंडेंट है। सोशलिस्ट का मतलब हम मिल बांट करके सारे चीजों को, सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे, और रिसोर्सेज तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, लैंड, सॉइल, ये रिसोर्स का यहाँ भी वही मतलब है कि हम लोग के पास जो भी चीजें कंट्री में अवेलेबल हैं वो सब में बांटी जाएंगी। सेक्युलर मतलब हम सारे धर्मों को बराबर सम्मान देंगे, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री में इलेक्शन करेंगे, यानी जो पावर होगी वो लोगों के पास होगी, लोग ही इलेक्ट करके ही किसी एक को लीडर बनाएंगे। लीडर मोनार्की की तरह कोई किंग नहीं होगा, तो हम डेमोक्रेसी बनेंगे, मतलब सारे लोगों को वोट करने का राइट देंगे। और रिपब्लिक तो हम है ही, क्योंकि जो इलेक्टेड जो हमारा हेड है कंट्री का वो कैसा है, इलेक्टेड है। तो रिपब्लिक और मोनार्की में फर्क तो मैंने बता ही दिया है। रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर सारे लोग मिलकर फैसले लेते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब सारे लोग वोट करके किसी को चूज करें और बोले कि हमने तो तुम्हें बैठाया है वोट करके, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो हम तुमको अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो रिपब्लिक का मतलब है जहां पे जो डिसीजन है वो सारे लोग मिलकर के ले, और उसकी जगह उसके उसका ऑपोजिट होता है किंगशिप या डिक्टेटरशिप, जिसमें एक ही बंदा जो है वो लेता है डिसीजन, जैसे नेपोलियन था, हिटलर था, ये सब डिक्टेटर थे। बट हम क्या है, हम रिपब्लिक है। हमारे यहाँ सारे लोगों को सम्मान दिया जाता है, सारे लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाता है, तो हम रिपब्लिक है, क्योंकि हम जो डिसीजन है वो मिल बांट कर लेते हैं। कितने को ये बात समझ में आ गई? आ गई ना सबको? यस मैम। उसके अलावा एक कुछ और चीजें हमने बोली हैं। क्या बोली है कि हमारा जो इंडिया है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल पे चलेगा, और ये बात भी हमने प्रियम्बल में ही लिखी है। इसीलिए मैं बार बार प्रियम्बल पे जोर दे रही थी, क्योंकि प्रियम्बल हमारा फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो हमको ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या चाहिए हमको, या क्या क्या बातें हैं जो बहुत जरूरी है। तो 4-5 जरूरी बातें तो देख ली कि इंडिया सॉवरेन बनेगा, सोशलिस्ट बनेगा, सेक्युलर बनेगा, डेमोक्रेटिक बनेगा, रिपब्लिक बनेगा। ये हम अपनी कंट्री का ढांचा तैयार कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि हमारा कंट्री कैसा होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको बहुत ज्यादा गरीब छोड़ करके गए हैं, तो हम एक नई कंट्री बनाएंगे। तो ये उस नई कंट्री का ढांचा है, जैसे एक पेंटर पेंट करता है और इमेजिन करता है कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकता हूं मैं, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने बहुत ज्यादा सोच समझ करके ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे थे कि मैं मेरी कंट्री को कैसा बनाना चाहूंगा। तो कैसी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं कि सॉवरेन बने यानी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, सोशलिस्ट है मतलब हम मिल बांट करके खाएंगे, सेक्युलर मतलब सारे धर्मों को हम समान इज्जत देंगे, डेमोक्रेटिक का मतलब हम सारे लोगों को पावर देंगे, और रिपब्लिक का मतलब कि हम मिल बांट के फैसले करेंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो चीजें गवर्न होंगी वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, उनसे गवर्न होंगी, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। यानी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बातों पे बहुत गौर किया गया है। इक्वालिटी मतलब सारे लोग लॉ की नजर में बराबर हैं, और इस पर 7th में एक चैप्टर भी था ऑन इक्वालिटी, जिसका मतलब ये है कि सारे लोग लॉ की नजर में एकदम बराबर है। लिबर्टी मतलब सारे लोगों को आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, अपने पसंद का खाना खाने की आजादी है, अपने पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, स्कूल जाओ या ना जाओ उस बात की आजादी नहीं है, लेकिन वो आजादी मिलती है आफ्टर वंस यू कंप्लीट 18, यानी जब आप एडल्ट हो जाएंगे तो आपको अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने की आजादी भी मिलेगी। लेकिन अभी आप माइनर हैं, छोटे हैं, इसलिए आपको गार्जियन की जरूरत है, इसलिए आपको आजादी अभी नहीं दी गई है। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं कि आपको आजादी लाइफ में नहीं मिलेगी, आजादी मिलती है बट वंस यू ग्रो अप। तो ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस यानी न्याय भी मिलेगा। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। बहुत सारे मेजर और गाइडलाइन लिए गए हैं, यानी बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए, ताकि इंडिया में लिबर्टी बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे। तो ये सब कहने से तो होगा नहीं, उसके लिए हमें रूल भी बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई आपको इक्वल ट्रीट ना करे तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सके, अगर कोई जबरदस्ती आपके साथ में एक्सप्लॉइट करे या आपको मारे पीटे तो आप लॉ या कोर्ट चले जाएं तो उसको जस्टिस कहेंगे। तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाने लगे पड़े अपनी इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए कि आखिर ये सब होगा कैसे जो हम सोच रहे हैं। ठीक है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड में हमें समझ में आता है कि इसका एक ही पर्पस है कि ये यूनिटी और इंटीग्रिटी पे फोकस कर रहा है कि किसी भी तरह हम जो काम करेंगे वो मिल बांट के करेंगे और सबको बराबर सम्मान देंगे। तो पता चल रहा है कि नहीं हमारे इतनी सारी बातों से कि हम यूनिटी पे फोकस कर रहे हैं और इंटीग्रिटी पे फोकस कर रहे हैं। इंटीग्रिटी का मतलब किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है उसको पहचानना, एकता बनाए रखना। तो एकता बनाए रखना प्यार मोहब्बत से, तो इन सारी बातों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा गौर किया गया है। ठीक है, प्रियम्बल हम पढ़ चुके हैं इसलिए प्रियम्बल के बारे में अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या दिए हैं। मैंने पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? अभी तक मैंने ये पढ़ा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स क्या क्या है। तो मैंने 4 पार्ट्स लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। आज मैंने ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को किन किन लोगों ने बनाया है, और आज मैंने ये पढ़ाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या जो बातें हैं वो क्या लिखी गई हैं। तो मैंने प्रियम्बल के अंदर लिखी हुई बातों के बारे में आपको समझाया है कि क्या क्या बातें हैं जिन पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत फोकस किया है, वो सारी बातें मैंने समझाई हैं। अब मैं आगे ये बताने वाली हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ जो है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने किन किन चीजों पे ज्यादा गौर किया है, यानी जो कंट्री कैसे चलेगी वो बातों का कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान कैसे रखा है आखिर। चलो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड लॉ मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स फंडामेंटल लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये बड़े बड़े शब्द बुक्स में लिखे हैं बट हमें इनके सीधे मतलब पता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको लॉ देगा जिससे हमारी कंट्री चल सके। बस अगर आपको इतने बड़े बड़े वर्ड्स बुक के समझ में नहीं आते, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये लिखो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ ऑफ आवर कंट्री, इट गिव्स अ लॉट ऑफ लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क या फिर लॉज so that our society can function properly। इतनी बात तो सीधी समझने वाली है और ये बात हमने सीख भी ली है। ठीक है, चलो। फॉलोइंग फीचर रिफ्लेक्ट सिग्निफिकेंस टू द सुप्रीम सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन। बहुत सारे जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमको ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम सोर्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही वो सोर्स है जहां से ये सारे लॉ निकले हैं। तो इसमें क्या नई बात है? मैंने अभी तो बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही तो वो सोर्स है जहां से हमारी कंट्री के सारे लॉ निकले हुए हैं। तो चाहे वो ट्रैफिक का लॉ हो, चाहे वो एजुकेशन का लॉ हो, चाहे वो इक्वालिटी के बारे में लॉ हो, चाहे वो वायलेंस के अगेंस्ट लॉ हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का लॉ हो, सारी लॉज कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही डेराइव्ड है। ये बात ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? पॉपुलर डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, यानी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन रहेगी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस देता है। ये भी बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्या है? हमारी कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम रहेगा, मतलब हमारे यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट रहेगी। तो हमारे यहाँ कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल? बताओ। बच्चा हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। आपने पार्लियामेंट का नाम नहीं सुना? इंडियन पार्लियामेंट, वो तो दिल्ली में ही है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं चलता है, यानी हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को सुप्रीम पावर नहीं दी गई है। हमारे यहाँ सुप्रीम पावर पार्लियामेंट को दी गई है। तो पार्लियामेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है। सारे एमपी लोगों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर के बैठता है हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट का जो हेड होता है वो होता है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो एमपी लोग मिलकर के जिसको अपना लीडर चूज करते हैं वो उसे बोलते हैं पीएम। क्या आप लोग पीएम को इलेक्ट करते हैं? क्या हम लोग पीएम को इलेक्ट करते हैं? बताओ शाश्वत, क्या हम लोग पीएम को इलेक्ट करते हैं? नहीं बेटा, हम लोग पीएम को इलेक्ट नहीं करते, हम लोग एमपी को इलेक्ट करते हैं। हम लोग एमपी को जब भी वोट देते हैं तो वोट एमपी को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है। लेकिन जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा होते हैं उस पार्टी का जो लीडर होता है वो पीएम बनता है। समझ गए? हम लोग पीएम को कभी इलेक्ट नहीं करते कि कभी बैलेट में ये नहीं लिखा होता है कि किसको आप पीएम बनाना चाहते हैं। नहीं, हम पार्टी को वोट देते हैं, या तो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे। तो पार्टी के जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो आते हैं इलेक्शन लड़ने और उनको हम जिताते हैं। लेकिन जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा होते हैं उसका जो उस पार्टी का जो लीडर होता है वो पीएम बनता है। बात सही है कि नहीं?
तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 300 के आसपास सीट मिली थी, तो इसीलिए बीजेपी सबसे ज्यादा एमपी जीती थी, सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के पास थे, इसीलिए बीजेपी जीत गई इलेक्शन। और बीजेपी के जो लीडर थे पीएम मोदी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद लिया। बात सही है कि नहीं? तो ये एक सिस्टम है जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये बता रहे हैं कि कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होगा, यानी कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये बात हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दिया है, जिसमें हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट ही जो पूरी कंट्री का काम पार्लियामेंट करती है। किसी को कोई डाउट है इस बात पे कि पूरी कंट्री का जो भी लॉ बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है? पूरी कंट्री में जो भी लॉ बनते हैं वो सब पार्लियामेंट बनाती है हमारे यहाँ, और वो पार्लियामेंट हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, केवल वही लॉ बना सकती है। और पार्लियामेंट को लॉ बनाने का रोल किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजें लिखी हुई है कि हमारी कंट्री कैसे चलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी होगी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट होगा, और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होगा वो लोग सेलेक्ट करेंगे लोगों को, और जो पार्टी होगी उस पार्टी का जो हेड होगा वो होगा हमारा पीएम। इतनी बात समझ में आई सबको? यस मैम। उसके बाद में कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ताकि अगर कोई अपने पावर का गलत फायदा उठा रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है अपनी पावर का, तो उसको सजा भी दिया जाए। ठीक है? कंट्री में नए लॉ कैसे बनेंगे ये बात भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। मान लो कल को कोई नया लॉ लाना है, कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई लॉ लाना है, कल को किसी लॉ में कोई चेंज करना है, तो ये सारा काम भी पार्लियामेंट ही करती है। और लोगों की क्या ड्यूटीज हैं और लोगों को क्या राइट्स मिले हुए हैं, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तो मैंने पार्ट्स में ही बताया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट है उसमें ही मैंने बताया था कि एक पार्ट है फंडामेंटल राइट और एक पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हम लोगों की क्या ड्यूटीज हैं और हम लोगों को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, वो सब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। सबको समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये जो है अभी क्लास एंड हो जाएगी।